What's up, BPSC warriors? Welcome to Crack It, the Kashyap Way. Hope you are doing great in both health and hustle. Let's dive into today's power pack tools. तो मैं होप आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी जो सीरीज चल रही है पॉलिटी की KGS की क्लासरूम टेस्ट जिसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2 लेक्चर आपको करवा दिए हैं, उन दोनों की PDF हमारे टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम करके उसे डाउनलोड कर लेना। तो आज है हमारा 3rd लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। जी हाँ, ये पॉलिटी की क्वेश्चन थी, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन। 51 से पहले के क्वेश्चन हम लोग अपने वीडियोस में कर चुके हैं, पहले के 2 पार्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने भारत के संविधान की सुलेख रचना की थी। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राजादा डिड द कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का संविधान मूल रूप से हस्तलिखित था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ओरिजिनली हैंड रिटन। तीसरी है, संविधान की कलात्मक सजावट नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा की गई थी। द आर्टिस्टिक डेकोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय नंदलाल बोस एंड हिज टीम। चौथी चीज़ है, द कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इन हिंदी ओनली। संविधान की जो सुलेख है वो केवल हिंदी में की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दोगे मेरे बताने से पहले। आइए चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे। ये देखिए, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। हमारा जो संविधान है इसकी जो सुलेख रचना की थी वो किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने की थी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। प्रेम बिहारी नारायण राजादा डिड द कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो इसमें कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ओरिजिनली हैंड रिटन, यानी कि भारत का संविधान जो है वो मूल रूप से हस्तलिखित है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, द आर्टिस्टिक डेकोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय नंदलाल बोस एंड हिज टीम। संविधान की जो कलात्मक सजावट है वो नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो कलात्मक थी, ठीक है ना, जो डेकोरेटिव काम किया था वो नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। चौथी बात आती है, द कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इन हिंदी ओनली। यहाँ पे गलत हो जाता है मामला, है ना। ये स्टेटमेंट गलत करने के लिए आपको दिया हुआ है। सिर्फ हिंदी ओनली में नहीं हुआ था, इंग्लिश में भी हुआ था। ठीक है, एक तो ओनली आ गया, एक तो ऊपर से ये स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है ना। तो ओनली नहीं था, ठीक है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, आप इसे याद रखोगे। और इंग्लिश की किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। ठीक है, उस पर डेकोरेशन किसने किया? नंदलाल बोस ने। ठीक है, और ओरिजिनली कैसी है? हैंड रिटन है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हिंदी वाला किसने लिखा था? आप आपसे इंग्लिश वाला यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या पता आपसे हिंदी वाला आपके एग्जाम में पूछ ले। तो हिंदी वाला किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। आप याद करोगे किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। अब ये है हमारे, देखिए ये कौन है? तो ये हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, देख सकते हो आपको, यही है हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके बारे में एक खास बात है, क्या है, को जब इनको संविधान के बारे में लिखने के लिए कहा गया था, इन्होंने बोला था कि मैं संविधान तो लिख दूंगा लेकिन मैं उसके बदले 1 भी रुपया नहीं लूँगा। इन्होंने 1 भी पैनी चार्ज नहीं की उसके बदले, लेकिन उसके बदले में इन्होंने एक चीज़ मांगी। क्या मांगा इन्होंने? कि मैं संविधान के हर पेज पे अपना नाम लिखूंगा। तो अभी भी मूल जो संविधान है उसके हर प्रति पर, हर पेज पर इनका नाम लिखा हुआ है प्रेम। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ मांगी थी कि जब संविधान पूरी हो जाएगी तो मैं उसके लास्ट पेज पे अपने और अपने ग्रैंडफादर जी, अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। तो इन्होंने उसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही इनकी मांग थी। इन्होंने पैसे चार्ज नहीं किए बल्कि अपना नाम, और ये अब हिस्ट्री में अमर हो चुके हैं ये करके। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप समझ गए, इसका आंसर था सी। अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द इंतरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। सेकंड है, लॉर्ड वेवेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट। लॉर्ड वेवेल जो है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। तीसरी चीज़ है, द इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 एंड हैड 25 मेंबर्स। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में 25 सदस्य थे। इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। 1 2 होगा, 2 3 होगा, कौन सा होगा बताना है। चलते हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला कथन बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 कब हुआ? फिर से आपको बोलना है, मेरे साथ वीडियो देखते देखते बोलिए, कब हुआ था गठन? तो 2 सितंबर 1946 पे हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। वेरी गुड, ऐसे ही आपको बोल के पढ़ना है। आप देखिए, लॉर्ड वेवेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट, यानी कि लॉर्ड वेवेल जो है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्या थे? प्रेसिडेंट और डिफेक्टो हेड थे। तो ये लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ठीक है, ये लॉर्ड वेवेल आपको गलत करने के लिए दे दिया गया। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल आ गए। तो चलिए इनके टर्म याद कर लेते हैं। इनका टर्म क्या था? 1944 से 47 लॉर्ड वेवेल का टर्म है। कब से कब तक? 1944 से 47 तक का जो टर्म है ये लॉर्ड वेवेल का। ये क्या थे? वायसराय थे, न कि प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे जो थे 1946 में जो फॉर्म हुई, इसमें टोटल 25 मेंबर थे, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक कर दे और घुमा दे, बोले इनिशियली देर आर 12 मेंबर्स देयर, तो ये बिल्कुल सही बात है। इनिशियली कितने मेंबर थे? तो इनिशियली 12 मेंबर थे, आगे चढ़कर ये बढ़ के कितने हो गए? तो 25 मेंबर्स हो गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। कोई दिक्कत? आप समझ गए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, सॉरी 1 और 3। यहाँ पे देखिए गलत मिसप्रिंट हो चुका है, 1 और 3, तो 2 गलत है, 1 और 3 सही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। भारत के संविधान का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला है द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। संविधान की भाषा आयरलैंड से ली गई है। ठीक है ना, हल्का हल्का डिफरेंस है। देखिए आइडिया, लैंग्वेज, आइडिया के बारे में कह रहा है आइडिया यूएसए से लिए हो, लैंग्वेज हम लोग आयरलैंड से लिए। अगला क्या कह रहा है? द बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। संविधान के मूल विचार उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। तो संविधान का जो मूल विचार है ये किससे लिया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तीनों सही हैं क्या? ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, तो आइडिया कहाँ से लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का? तो यूएसए से। लैंग्वेज कहाँ से लिए हैं? LANGUAG, लैंग्वेज ये कहाँ से लिए हैं हम लोग? तो लैंग्वेज लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लैंग्वेज लिए हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये जो बेस्ड है संविधान, इस पर बेस्ड है, ये भी बात सही है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ कुछ फैक्ट याद रखना होगा। इसे कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लागू कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और इसे पेश करने वाले कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ जाए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2 और 3। चलते हैं 55 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए सॉवरेन नेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संप्रभु राष्ट्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक कंट्री कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री, पड़ोसी देश द्वारा नियंत्रण देश हो तो वो संप्रभु कहलाएगा क्या? अगला है, एक कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर देश संप्रभु कहलाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। तीसरा कह रहा है, एक कंट्री फ्री टू टेक इट्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, अपने आंतरिक साथ के साथ बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र देश हो, क्या वो संप्रभु कहलाएगा? एक कंट्री डेट हैज़ नो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, और ऐसा देश जिसमें कोई सरकारी संरचना ही नहीं है, तो क्या वो संप्रभु कहलाएगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे, इसका आंसर C होगा। देखिए यहाँ पे, जी हाँ, तो एक कंट्री जो है जो बिल्कुल फ्री हो आंतरिक और बाहरी डिसीजन लेने के लिए, उसी को हम लोग संप्रभु राष्ट्र या फिर सॉवरेन नेशन कहते हैं। तो इसे आप याद कर लोगे। अब एक चीज़ देखिए, हमारा जो प्रियम्बल है वहाँ पे 3 वर्ड है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये पहले से ही प्रियम्बल में थे। ठीक है ना, बाद में 3 और वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इसको किससे जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। आप ध्यान में रखोगे किससे? 42nd अमेंडमेंट 1976 से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56, what does we the people of India is in the preamble signify? प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो शुरू होती है कहाँ से? we the people of India, यहाँ से शुरू होती है। तो इसका अर्थ क्या है? तो सरकार के पास लोगों का पूर्ण शक्ति है। द गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर ओवर द पीपुल। भारत में सत्ता का स्रोत जनता है। द सोर्स ऑफ पावर इंडिया इज द पीपुल। भारत में केवल प्रधानमंत्री के पास ही सत्ता है। क्या प्रधानमंत्री के पास ही सत्ता है? ठीक है ना, केवल देख रहे हैं, वनली लगा के क्वेश्चन को एक्सट्रीम बना जाता है स्टेटमेंट को। द जुडिशरी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। न्यायपालिका जो है सर्वोच्च प्राधिकारी है। ठीक है ना, इसमें अगर कुछ लोग को बेसिक जानकारी नहीं तो वो कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 56, द सोर्स ऑफ पावर जो है भारत में सत्ता का स्रोत जो है किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है ना, किसके पास है? जनता के पास है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो क्या सिग्निफाई करता है प्रियम्बल में? वो सिग्निफाई करता है द सोर्स ऑफ पावर इंडिया इज द पीपल। भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 57 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से आपको क्या करना है, इस पर देखना क्या है। भारतीय संविधान में विधायी स्वतंत्रता निहित है। लेजिस्लेटिव फ्रीडम इज इंश्रेंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है, संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉ विद देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की अंतिम शक्ति है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास नाममात्र की संप्रभुता है जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनल सॉवरेनिटी वाइल द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। चलिए हमारे एक्सप्लेनेशन पे ये देखिए 57। तो लेजिस्लेटिव फ्रीडम जो इंसिडेंट है हमारे भारतीय संविधान में, विधायी स्वतंत्रता तो नहीं थी है ना, हमारा जो संविधान बना इतना जो उसमें किया गया वो सब उसमें एक पार्ट बाय पार्ट इतना टाइम लगा कि वो उसमें परफेक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव फ्रीडम है, ठीक है, जो हमारे संबंध में जो विधायी स्वतंत्रता है वो उसके अंदर नहीं था, ये बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस है ये। अगला देखिए, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉ विद इन देयर जुडिक्शन। अब जो चीज़ संसद के अंदर आती है और जो राज्य के अंदर आती है, ठीक है, तो संसद अपनी चीज़ों पे बना सकता है नियम और राज्य भी अपनी चीज़ों पे नियम बनाता ही बना सकता है और बनाता ही है। हर राज्य देखते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों को लेकर अपने नियम चलाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसे आप समझ रहे हो। कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉ। अल्टीमेट पावर नहीं है, अल्टीमेट पावर किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है, उनको पास करेगी। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनल सॉवरेनिटी, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या होती है, नाम मात्र की संप्रभुता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। अल्टीमेट पावर यहाँ पे करके ना इसको एक्सट्रीम बना दिया, अल्टीमेट पावर नहीं है, साथ साथ के मिल के पावर है, ठीक है। तो डेट इज नॉट एक्सट्रीम हो गया ये अल्टीमेट पावर, बिल्कुल ना बात करें पास की अंतिम शक्ति नहीं है भाई, अंतिम शक्ति नहीं है। तो ये 2, 3 गलत हो जाएगा, आंसर क्या हमारा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 57 का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन एम ऑफ इंडियन सोशलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय समाजवाद के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे, तो इंडियन सोशलिज्म फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टू एस्टेब्लिश अ प्योरली स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। भारतीय समाजवाद जो है पूरी तरह से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए निजी संपत्ति के सभी रूपों को खत्म करने पर केंद्रित है। दूसरा कह रहा है इट एम्स टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी वाइल अलाउइंग ए मिक्स्ड इकोनॉमी विद द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था की अनुमति देते हुए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना है। तीसरा कहता है द गोल ऑफ इंडियन सोशलिज्म इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट रिगार्ड टू इनकम इनइक्वालिटी। भारतीय समाजवाद का लक्ष्य आय समानता की परवाह किए बिना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इट सीक्स टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। यह क्रांतिकारी सिद्धांतों के आधार पर एक वर्गहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। क्या होगा इसका सही आंसर, आइए देखते हैं 58। ये देखिए, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन एम ऑफ इंडियन सोशलिज्म, ठीक है ना। तो भारतीय समाजवाद के मुख्य उद्देश्य को कौन दर्शाता है, तो देखिए इट एम्स टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित हो। हमारा कैसा मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, एंड विथ बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ मिलके हमारा जो क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, ठीक है। तो हमारा जो सोशलिज्म कैसा है, ये गांधीयन और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, ठीक है ना, ब्लेंड बोलते हैं मिश्रण को, ठीक है। तो हमारा सोशलिज्म कैसा है, गांधीयन और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, लेकिन जो हैवली किधर है, तो हैवली हम लोग गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ है, हमारा गांधीयन सोशलिज्म की तरफ, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से गांधीयन सोशलिज्म नहीं है, कैसा है, ब्लेंड है, किसका किसका, गांधीयन और मार्क्सिज्म का, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी कैसी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो आप याद रखोगे, सबसे पहले तो आपको जो इस क्वेश्चन से याद रखने की चीज़ है, हमारा जो सोशोलॉजी है वो कैसा है, तो मिक्स है, किसका मिक्स है, ब्लेंड है। तो गांधीयन का और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो गांधीयन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या इंश्योर करते हैं हम लोग कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, ठीक है, किस लेवल पे, बोथ प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लेवल पे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन इसमें से, देखिए भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के विचार को दर्शाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के विचार को दर्शाता है। देखिए, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है द सिटीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। और नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तीसरा कहता है द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन टू इंश्योर सोशल रिफॉर्म्स एंड इक्वलिटी। राज्य जो है सामाजिक सुधार और समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब टोन से आपको समझ में आ गया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। द रिलीजियस ग्रुप कैन इम्पोज देयर बिलीफ ऑन अदर थ्रू स्टेट सपोर्ट। धार्मिक समूह जो है राज्य के समर्थन में दूसरों पर अपनी मान्यताएं थोप सकते हैं। क्या होगा, 1 2 3 1 4 2 4 या फिर 1 3 4, आइए देखते हैं।
ये रहा हमारा 59 का नंबर। ये देखिए, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। हमारे राज्य का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तब ना बोलते हैं हम सेकुलर कंट्री हैं। कैसी हैं? सेकुलर, ठीक है ना। तो ये हमारा देश कैसा है? सेकुलर है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा कहता है द सिटीजन ऑफ फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एंड रिलीजन। आप किसी भी धर्म को पालन करना चाहे, आप उसे मानना चाहे या उसका प्रचार करना चाहे, उसकी आपको बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता है। तो ये भी सही हो गया, ठीक है। तीसरा कहता है द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन टू इंश्योर सोशल रिफॉर्म्स एंड इक्वलिटी। राज्य जो है रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। क्यों कर सकती है? तो वो कुछ सुधार लाना चाह रही हो, ठीक है ना, वो समानता लाना चाह रही है, तो उसके लिए कर सकती है, उनको ये अधिकार है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा बिल्कुल गलत हो जाता है, आप पढ़ोगे भी तो। धर्म समूह राज्य के समर्थन से दूसरे राज्य पर अपनी मान्यताएं थोप सकते हैं। कैसे थोप सकते हैं? ये निगेटिव बिल्कुल ऑप्शन हमारा सेंस दे रहा है, ठीक है। नहीं थोप सकते हैं किसी पे, सबको अपनी अपनी मानने की अधिकार है सबको, ठीक है। तो ये 4 गलत हो गया हमारा, 4 गलत के, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे और करते जा रहे होंगे साथ के साथ। चलते हैं हमारे 60 नंबर पे। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले, इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड तेज है। चलते हैं 60 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिस टू प्रमोट इक्वलिटी एंड सिविल रिफॉर्म्स। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को समानता और धार्मिक सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है, ठीक है। अगला कह रहा है द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट रिलीजियन प्रैक्टिस डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट। और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक प्रथाएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें, ठीक है। इसमें से क्या सही होगा हमारा, ठीक है ना। इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं 60 नंबर। देखिए, द इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउ स्टेट टू इंटरवीन। ये अपन लोग पढ़ के आए, ऊपर में भी दिया हुआ था कि अगर कुछ उसमें सामाजिक सुधार करना चाह रही है सरकार, ठीक है, समानता लानी चाह रही है, तो वो धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला ये कह रहा है राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक प्रथाएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। ऐसा ना हो कि आप धर्म के नाम पर किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर लो, ठीक है। तो ये इस पर भी राज्य को नजर रखनी चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये कॉमन सेंस पे बिल्कुल, संविधान को आपने क्या समझा अभी तक, उस पर ये सवाल बनाया गया, ठीक है ना। तो इसे आपको खुद से इस तरह से करना होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 61 पे। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सेक्युलरिज्म। यानी कि पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बारे में कहता है इम्प्लाइज ए कंप्लीट वॉल ऑफ सेपरेशन। वेस्टर्न सोशलिज्म में क्या होता है, सेक्युलरिज्म में क्या होता है? कंप्लीट वॉल ऑफ सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, ओके। वाइल इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउज ए प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना, वेयर द स्टेट में इंटरवीन टू इंश्योर इक्वलिटी। कितनी अच्छी बात से, कितना अच्छा स्टेटमेंट बनाया गया है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धर्म और राज्य के बीच अलगाव की एक पूरी दीवार से है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांतबद्ध दूरी की अनुमति देता है जहां राज्य समानता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। अभी आप पढ़ के आओ, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए सम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म और राज्य के को शक्ति से अलग करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये समझ गए आप। तीसरा कहता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सुधार का समर्थन करती है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचती है, ठीक है। चौथा है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता सार्वजनिक जीवन में धार्मिक अभिव्यक्ति के सभी रूपों का विरोध करती है, जबकि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता इसे स्वतंत्र रूप से अनुमति देती है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं 61 पे। ये देखिए, तो हमारा बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल सही, आप पढ़ के आओ। दूसरा भी जो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए आपके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ गया। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या करती है, वो अलग करती है, रिलीजन और स्टेटली सेपरेट करती है, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया, ये देखिए अवॉइड एनी इंटरफेरेंस, नहीं अवॉइड नहीं कर रही। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर वो इक्वलिटी करना चाहे, कुछ योजना लाना चाहे सरकार धर्म के प्रति, तो वो कर सकती है, ठीक है। तो अवॉइड नहीं करती है, धर्म किसी तरह के हस्तक्षेप से बचती है, ये गलत हो जाएगा। तो 3 को गलत कर दिया हम, 3 यहाँ भी गया, यहाँ भी बचा 2 ऑप्शन अब, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म अपोजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। भारतीय धर्म सार्वजनिक धार्मिक अभिव्यक्ति में सभी रूपों का विरोध करती है, नहीं करते। वो तो आपसे कह रहे हैं ना कि तुम्हें जो धर्म मानना मानो भाई, ठीक है। तो ये तो अपोज नहीं कर रही है, तो आपका 4 भी गलत हो जाएगा। तो 4 भी यहाँ पे गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? A, 1 एंड 2। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सेक्युलरिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और कितना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62। गिवेंस बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। अब देखिए, 42वें संशोधन के धार्मिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
42nd अमेंडमेंट एडिड टू द टर्म सेकुलर टू प्रेम्बल टू स्ट्रेंथन इंडियाज कमिटमेंट टू रिलीजियस इक्वलिटी, ठीक है। द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इंश्योर द स्टेट इज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल रिलीजन सिमिलर टू वेस्टर्न सेकुलरिज्म। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सभी धर्मों से पूरी तरह अलग है। कैसे अलग है, ठीक है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के समान है, नहीं समान है, वो इंटरवीन करती है ना जब उनको मौका मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 62 को, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कितने वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI, याद रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्लीटली डिटैच नहीं होती, कंप्लीटली क्या कहे यहाँ पे मैंने बताया ना, मे इंटरवीन इफ नीडेड, ठीक है ना, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरवीन करेगी सरकार, ठीक है ना, अगर उनको कुछ नीति लानी है, कुछ पॉलिसी लानी है। तो हमारा A सही है, R गलत है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। चलते हैं 63 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी, अभी आप पढ़ के आओ, ठीक है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी जोड़ा गया था नहीं जोड़ा था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है इट मेड द प्रेम्बल ए लीगली इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने प्रस्तावना को संविधान का कानूनी रूप से लागू होने वाला योग्य हिस्सा बना दिया। तीसरा कहता है इट एम्ड टू एम्फेसाइज द कमिटमेंट टू इक्वलिटी, जस्टिस एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इसका उद्देश्य जनता, न्याय और धार्मिक तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देना था। इट रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द रिलीजन, इसने अल्पसंख्यकों के प्रति अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइए देखते हैं 63 नंबर। देखिए तो पहली बात तो आपको पता है कितने कितने वर्ड जुड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जो जुड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, ठीक है। अगला कहता है इट मेड प्रेम्बल लीगली इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल गलत है। प्रेम्बल जो है लीगली नहीं है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल और नॉट जस्टिसेबल, और ये न्यायपूर्वक भी नहीं है, नॉट जस्टिसेबल भी है, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको याद रखें, एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन बनाएगा इन 2 वर्ड पे ही खेलेगा, बोलेगा ये लीगली इन्फोर्सेबल है तो आप बोलोगे नहीं है, ये जस्टिसेबल है तो आप बोलोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है इट एम टू एम्फेसाइज द कमिटमेंट टू इक्वलिटी, जस्टिस एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ये बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य समानता, न्याय और धार्मिक तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देना था, ठीक है। नेक्स्ट है इट रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, किस तरह से भाई फंडामेंटल राइट पे कैसे रिस्ट्रिक्ट लगाएगा, ठीक है ना। इसने अल्पसंख्यक, एक तो अल्पसंख्यक के लिए सरकार की पॉलिसी होती है उनको जितने से ज़्यादा अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो उसमें अपने धर्म का पालन करने मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मतलब एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत, और ये क्या है, सरासर गलत है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप या तो स्लो कर लेना या फिर दोबारा देख लेना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 64 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए जेन्युइन डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य आवश्यक है। पीपल शुड हैव फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बी कह रहा है इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव द पावर टू मेक डिसीजन फॉर द पीपुल, निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास लोगों के निर्णय लेने का शक्ति होनी चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आपको अभी तक आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। आंसर क्या हमारा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी जो है हमारा इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जेन्युइन डेमोक्रेसी का। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो ऑल ऑफ होता है ये क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भी अप्रोप्रिएट है, ये भी अप्रोप्रिएट है, ये भी अप्रोप्रिएट। लेकिन आपको आंसर जब भी ढूंढना है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अपने दिमाग में ये डालें कि मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, जो सबसे सही ढूंढना है। ऐसे स्टेटमेंट में सबसे सही क्या, सबसे सही ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो हम लोग किसके साथ चले गए, ऑल ऑफ द एबव के साथ चले गए, ठीक है। चलते हैं 65 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, यानी कि कौन सा कथन सच्चे लोकतंत्र की विफलता को दर्शाता है। कौन सा कथन दर्शाएगा, देखिए चुनाव नियमित रूप से होते हैं जिसमें कई पार्टियां भाग लेती हैं, ठीक है। ये कैसे दिखाएगा दर्शाएगा पता नहीं, आगे देखते हैं। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं जिसमें सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है, ये तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय लेने में शक्तिहीन होते हैं, वे अनिर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पावरलेस हैं। कैसे होंगे पावरलेस जो इलेक्ट हम करके, जिनको इलेक्ट करके भेज रहे हैं उनको पावर के लिए ही तो भेज रहे हैं ना, कि उनके पास पावर वो हमारे लिए पॉलिसी ला सके, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अनइलेक्टेड ऑफिशियल, और जो अनइलेक्टेड ऑफिशियल है उन पर डिपेंड रहेंगे, सी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोगों को बिना किसी दबाव के वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। लोगों को जो है बिना किसी दबाव का, इसमें से फेलियर कौन दिखाएगा ट्रू डेमोक्रेसी का, तो ट्रू डेमोक्रेसी जो फेलियर यहीं पे हो जाएगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा उनके पास कोई पावर ही नहीं है और वो अनइलेक्टेड पे डिपेंडेंट हो जाए, तो इस तरह से तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।
ठीक है, तो 65 का आंसर होगा सी। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 65 का आंसर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सी दिया हुआ है, सी ही सही है, सी ही क्या है, सही है। 66 देख लेते हैं यहीं पे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है हमारा ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कौन सा देश, स्विट्जरलैंड क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, चलते हैं 67 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आर करेक्ट, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछ रहा है आपसे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क्स बेटर इन स्मॉलर कंट्रीज रीजन और वेयर पीपल कैन वोट ऑन लॉ डायरेक्टली। कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे देशों या छोटे में बेहतर काम करता है जहां लोग सीधे कानूनों पर मतदान करते हैं। दूसरा कह रहा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर लार्जर मोर पॉपुलस कंट्रीज वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है बड़े और आबादी वाले देशों के लिए उपयुक्त है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की ओर से निर्णय लेने होते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट फॉलो ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया और यूएस जो है ये मिक्स्ड फॉर्म है डेमोक्रेसी का। किसका किसका, डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी। किसका, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। चौथा है, स्विट्जरलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री दैट प्रैक्टिसेस एलिमेंट ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब अभी पढ़ के आए, स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड जो है डायरेक्ट का है भाई सिर्फ। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 67 को। ये देखिए, तो पहला दोनों मैंने आपको बताना बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है छोटे देशों में बेहतर काम करता है और सीधे कानून पर मतदान होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है बड़ी आबादी वाले देशों जैसे इंडिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि जो है लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं। ये दोनों सही है। तीसरा गलत हो जाता है, भारत और स्वतंत्र राज्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नहीं है। ये क्या है, प्राइमरीली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष है। इंडिया और यूएसए दोनों जगह। स्विट्जरलैंड एक देश का जहाँ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों नहीं, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है, ओनली डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में। तो ये भी गलत हो गया, तो 3 भी गलत, 4 भी गलत। हमारा आंसर 1 एंड 2। कोई दिक्कत, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा देश राष्ट्रीय लोकतंत्र का पालन करता है। ठीक है, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, यूएसए। 68 का आंसर क्या है, सी। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो, कौन सी कंट्री करती है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करती है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, द प्रेसिडेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। और क्या होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो सेपरेट होती है लेजिस्लेटिव से। ठीक है, तो यूएसए में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो सेपरेट होती है लेजिस्लेटिव से। इसको आप याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। अब आपको इसमें बनाना है, ठीक है ना, मैच द कॉलम करवाना। आइए देखते हैं हमारा मैच द कॉलम। ये देखिए, इंडिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम है, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, अब इंडिया जो है रिपब्लिक एंड प्लस डेमोक्रेसी। ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट और इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, हेरिडिटरी मोनार्क होता है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, डेमोक्रेसी बट नॉट अ रिपब्लिक। ठीक है, हेरिडिटरी मोनार्क होता है इसमें। सऊदी अरबिया क्या है, नाइदर रिपब्लिक नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट क्या है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट इलेक्टेड है इसलिए रिपब्लिक है, और डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है इसीलिए रिपब्लिक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आप समझ रहे हो, इंडिया क्या है, इंडिया रिपब्लिक और डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक क्यों, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है। यूएसए भी रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेसी है, क्यों, क्योंकि यूएसए का भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है पीपल के द्वारा। ठीक है, यूके डेमोक्रेसी तो है बट रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं रिपब्लिक है यूके, क्योंकि वहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्क है, वंशानुगत मोनार्की आ जाती है, वहाँ पे राजा का शासन होता है। और सऊदी अरबिया ना तो ये रिपब्लिक है ना ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होता ही नहीं है। अब समझ में आया ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लोगे। कहाँ पर क्या है, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है एंड डेमोक्रेटिक दोनों है। यूएसए भी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों है। यूके डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्क है। और सऊदी अरबिया ना तो ये रिपब्लिक है ना ही डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे नो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए रिपब्लिक इज करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन सही है गणतंत्र के बारे में। ए कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, ए कंट्री रूल्ड बाय द किंग। रूल्ड बाय द किंग कैसे डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, गलत है। ए कंट्री रूल्ड डायरेक्टली बाय द पीपल विदाउट एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो जरूरी है बहुत सारा, ठीक है, बहुत जल्दी ज़्यादा जरूरी है। ए कंट्री वेयर द जुडिशरी इज ऑल द पावर। सारी पावर जुडिशरी के पास हो जाए तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक ऐसा देश जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो क्या हो, इलेक्टेड हो, ना कि हेरिडिटरी हो। ठीक है ना, मतलब उसकी फैमिली का बना, फिर उसकी फैमिली का, फिर उसकी फैमिली का, ये वाला सिस्टम ना हो। ठीक है ना, क्या हो, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट हो, हेरिडिटरी नहीं हो। ठीक है, आइए 70 नंबर को देखते हैं हम लोग, 70 को।
तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमारा स्टेटमेंट जो है, ए कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी, ये बिल्कुल सही है। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज बीइंग इलेक्टेड अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेड ऑफ द स्टेट हमेशा, रिपब्लिक के लिए ना बिल्कुल ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि हेड ऑफ स्टेट हमेशा या तो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर क्या करता है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पेसिफिकली प्रमोट सोशल जस्टिस इन इंडिया, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस इन इंडिया, ठीक है, इसका आंसर आपको देना चाहिए, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका, ए है आंसर, 15, 16, 17 और 46, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है, जो आर्टिकल हमारा 15 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो 15 में हमने 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो हम क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और 17 क्या कहता है, 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो जो हम ऐसे ये वो आर्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस इंडिया में, ठीक है। तो आप इसको याद करके रखोगे, ठीक है ना। 71 का ए आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस, संविधान के कौन सा अनुच्छेद आर्थिक न्याय पर केंद्रित है, ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद आर्थिक न्याय पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31B एंड 31C, यहाँ पे आ गया सॉरी, 31B और 31C इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल। ये संविधान के वैसे अनुच्छेद हैं जो आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस पर डिपेंडेंट है। आपको आर्टिकल्स अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 to 51, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 1 to 51 आर्टिकल्स जो है बिल्कुल आप अपने फिंगर टिप्स पे याद करके रखोगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73, The Indian Constitution ensures social, economic, and political justice through various constitutional provisions. Justice is a core value in the preamble inspired by Constitution of USSR. भारतीय संविधान पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। और कथन 2 है, न्याय जो है यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित प्रस्तावना में एक मुख्य मूल्य है। देखते हैं हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे, देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये बिल्कुल सही है। आप जब प्रियम्बल पढ़ोगे, एक तो प्रियम्बल को आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, लाइन बाय लाइन, आपके प्रियम्बल से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके पास प्रियम्बल जो है ना एक सिंगल सीट से बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रियम्बल में वहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस कौन किस किस तरह के, सोशल जस्टिस दिया जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। जस्टिस इज अ कोर वैल्यू इन द प्रियम्बल, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, अब यार ये भी बिल्कुल सही है। जस्टिस जो है कोड वैल्यू है प्रियम्बल का, जो कहाँ से इंस्पायर है, यूएसएसआर से। तो प्रियम्बल कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो यूएसए से हम लोग आइडिया प्रियम्बल लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लगाया गया है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लोगे। यूएसए से क्या लिए, प्रियम्बल लिए, यूएसएसआर से क्या लिया गया है संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, इसमें से कौन सा है जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक न्याय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये सबसे सही है। नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, ड्रेन थ्योरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंट करता है वेल्थ कंसंट्रेशन, इसलिए क्या है, नेशनलाइज कर दिया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को। फॉर 74 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पे 74 का आंसर है ना सी। तो धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, यही जो है ये आर्थिक न्याय का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रीडम मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकारों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए। तो आर्टिकल 19 क्या है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल में जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें आर्टिकल 19 में इसको आपको क्या करना है, उस तरीके से वो करना है। देखिए, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रियम्बल के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल 19 में भी गलती से टाइप हो गया हो, या फिर वो होना क्या चाहिए, यहाँ पे प्रियम्बल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड ना प्रियम्बल में उस तरह से दिए हुए हैं। तो प्रियम्बल क्या हो सकता है, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो इसे आप याद कर लोगे कैसे कैसे है। तो सबसे पहले थाउट है, फिर एक्सप्रेशन है, फिर बिलीफ है, फिर फेथ है, फिर वर्शिप है। थाउट 2, उसके बाद एक्सप्रेशन 1, 2, 1, उसके बाद बिलीफ 4, उसके बाद फेथ 5 एंड वर्शिप 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 5, 3,
ठीक है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 215453 था, फ्रीडम ऑफ थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इस तरह का फ्रीडम आर्टिकल 19 में हमारा वो करता है, थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप याद करोगे। ठीक है, 75 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 76। अंडर विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट इक्वलिटी इन इंडिया इज इनकरेक्ट? भारत में समानता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। द स्टेट कैन मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 15(3), राज्य अनुच्छेद 15(3) के तहत महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। सी कहता है इक्वलिटी इन इंडिया मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। भारत में समानता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो नहीं, ये ना बिल्कुल वो लग रहा है। ठीक है ना, आपको ध्यान देना होगा इस पर। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। संविधान जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। देखिए यहाँ पे डी पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है। ये तो बिल्कुल सही है, ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 53 के अंदर आता ही है स्टेट के पास प्रोविजन। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है। ये जो कह रहा है भारत में समानता करते सभी के पास समान व्यवहार का, उनकी स्थिति कुछ भी हो, ये गलत है। हमारा देश जो है, हमारा संविधान जो है किस पे डिपेंड करता है? वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में मानता है कि अगर कोई पिछड़े हैं तो उनको उतना अपलिफ्टमेंट किया जाए। ठीक है ना, उनको उतनी चीज़ें उनके लिए आसान की जाए कि वो अपने आके वो मेन स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, तो ये जो गलत हो गया कि उनके साथ समान व्यापार होगा, उनकी स्थिति कुछ भी है, ये गलत है। ठीक है, तो सी हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं 77 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया? भारत में समानता के कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इट इंश्योर्ड एवरीवन गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये सुनिश्चित करता है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार मिले। अगला है इट अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यह समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यह केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इट इंश्योर कंप्लीटली इक्वलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन। यह बिना किसी अपवाद के पूर्ण समानता सुनिश्चित करता है। कर सकता है क्या ऐसा? कर सकता है। देखिए यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना है। दूसरा भी सही है। ठीक है ना, वंचित वर्ग के लिए क्या करना, विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तीसरा भी सही है कि आप जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो कह दिया इट इंश्योर कंप्लीट इक्वलिटी विदाउट एनी एक्सेप्टेशन, ये गलत है। रीजनेबल एक्सेप्शन होगा। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन हमारा है, क्यों रिजर्वेशन क्यों दिया गया है उनको? ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, वो अपलिफ्ट हो सके। ठीक है, तो चार जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 77 का आंसर क्या है? बी। आप लोग याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेटर्निटी? भाईचारे के संदर्भ में व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है? ठीक है, कितना ये फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन। देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र और सम्मान का हकदार है। एवरी इंडिविजुअल मस्ट फॉलो द मेजोरिटी। प्रत्येक व्यक्ति को बहुमत का अनुसरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? नहीं करना, अगर किसी की मर्जी तो वो नहीं करेगा ना। ठीक है, पीपल मस्ट सेक्रीफाइस देयर इंडिविजुअलिटी फॉर सोसाइटी। लोगों को समाज के लिए अपनी व्यक्तित्व का त्याग करना चाहिए। क्यों करेगा त्याग? समाज के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व पर रहना चाहिए। बल्कि डिग्निटी इज एक्वायर्ड थ्रू वेल्थ एंड डिस्टिंग। गरिमा धन और शक्ति के माध्यम से प्राप्त की जाती है। गरिमा धन और शक्ति के माध्यम से प्राप्त की, तो इसमें व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड एंड डिजर्व, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र और सम्मान का हकदार है। ठीक है, एवरी वन डिजर्व रिस्पेक्ट। अब देखिए इसका आंसर क्या है? 1। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र और सम्मान का हकदार है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, ऑलवेज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो इसमें से जो आपको गरिमा, ये सब ऑप्शन पे नहीं जाना है कि गरिमा और धन से स्थिति के माध्यम से प्राप्त होती है, गरिमा धन और ये सब नहीं लिखना। आंसर देखिए ऑलवेज चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो सबसे सही आंसर होना वही आपको चूज करना है। सही में भी कौन सा? सबसे सही वाला आपको चूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? यूनिटी और इंटीग्रिटी पे सबसे अच्छा कौन सा दिखाता है? देखिए, यूनिटी इज फिजिकल, इंटीग्रिटी इज इमोशनल। एकता जो है शारीरिक है, अखंडता भावनात्मक है। यूनिटी इज कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड वाइल इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकल यूनिटी। एकता एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक बंधन है, जबकि अखंडता भौगोलिक एकता का प्रतिनिधित्व करती है। बोथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मीन्स द सेम थिंग। मतलब कह तो रहा है कि दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। डी जो है अखंडता सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, जबकि एकता आर्थिक समानता का समर्थन करती है। तो डी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। जी हाँ, याद करोगे, एकता एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक बंधन है। यहाँ पे देखिए
यूनिटी इज ए कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड विच वाइल इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट्स जोग्राफिकल यूनिटी। एकता एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक बंधन है जबकि अखंडता भौगोलिक एकता का प्रतिनिधित्व करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेरोबारी केस 1960। बेरोबारी केस हुआ था, बेरोबारी वाद में 1960 का, उसके बारे में कथन दिया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे केवल एक परिचय माना जाता है। और कहा उन्होंने, द कोर्ट अलाउड द अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, और न्यायालय ने प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति दी। इनमें से कौन सा कथन सही है? चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो पहला बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो बेरोबारी केस हुआ था तो उसमें वो कहती है प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही बात पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो उसमें कहा गया था, संविधान माननीय न्यायालय ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रीएम्बल जो है नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये जो दिया हुआ है, इट कोर्ट अलाउड द अमेंड ऑफ द प्रीएम्बल, ये गलत है। कोर्ट ने ये भी किया था इसे आप बदल नहीं सकते हैं, कांट बी अमेंडेड, कांट बी अमेंडेड, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? ए, 80 का ए, ओनली 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केशव नंदा भारती केस, ठीक है। केशव नंदा भारती मामले 1973 के बारे में सही कथनों का पहचान करना है आपको। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया था। दूसरा कहता है अमेंडमेंट्स टू द प्रीएम्बल आर अलाउड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति तो है आपको, लेकिन आप मूल संरचना को नहीं बदल सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है, द प्रीएम्बल वॉज रूल्ड अनचेंजेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कहा गया कि प्रस्तावना को किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तनीय माना गया है। क्या होगा इसका आंसर? आइए देखते हैं। 81 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो आप पढ़िए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ, तो इसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही बात आपका क्या, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा घोषित किया गया, ये बात बिल्कुल सही हो गई, पहला स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति है लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकता, यही बात है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी पार्ट को बदल सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो ये भी बात है, प्रीएम्बल को आप कर सकते हैं। प्रस्तावना को किसी भी परिवर्तन अपवर्तीय माना गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एनी सर्कमस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तो कह रही है कि आप बदल सकते हो, लेकिन आप क्या करना, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको मत बदलना, ठीक है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो आंसर है ए। 81 का आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। चलते हैं नेक्स्ट पे, 82, in which case did the Supreme Court recognize the preamble as an important but still ruled it was not a part of constitution। कह रहा कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण माना लेकिन फिर भी यह फैसला सुना कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किस मामले में किया गया था? आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये किया गया था गोलकनाथ केस में। देखिए, तो गोलकनाथ केस जो है, प्रीएम्बल शोज एम्स एंड आइडियाज, कहा गया कि प्रीएम्बल जो शो करती है वो एम्स और आइडियाज शो करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, लेकिन क्या है, एक गाइड है ये, ठीक है ना। तो इसी में माना गया कि जो गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना को महत्वपूर्ण तो माना लेकिन यह सुना है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसके आप याद रखो, लेकिन केशव नंदा भारती केस में आके आने के बाद ये सब चीज़ें बदल गई थी। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो 82 का आप याद रखोगे, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण तो है लेकिन इस पर यह फैसला सुना दिया कि संविधान का यह हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट वॉज द फर्स्ट एंड ओनली अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल, ये प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन था। उसके बाद कहता है वर्ड सोशलर सोशलिस्ट इंटीग्रेटेड, SSI, मैंने आपको बताया था शायद, इसे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता सब जोड़े गए। ओरिजिनल ऑर्डर इन द प्रीएम्बल वाज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रस्तावना में मूल क्रम जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य था। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक ही हुआ अभी तक 1976 वाला, यह प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन था। 3 वर्ड जोड़े गए, आपको मैंने बार बार बताया, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रेटेड, SSI याद करना है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसमें किया गया। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 गलत हो जाता है। आप कहोगे 3 कैसे गलत होता है? प्रीएम्बल में अभी निकाल के देखता हूँ, उसमें तो इसी तरह तो लिखा हुआ है, सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कैसे ओरिजिनल ऑर्डर पूछ रहे हैं ना आपसे, ओरिजिनल ऑर्डर मतलब सबसे मूल, ठीक है ना, सबसे पुराना वाला, तो वहाँ पे SDR था, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा 3 नंबर। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए,
तो पहला तो सही हो गया, मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड ओनली अमेंडमेंट था, ठीक है। द वर्ड सोशली सेकुलर इंटीग्रेट SSI, ये भी सही है। ओरिजिनल ऑर्डर मतलब क्या है, बिफोर अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट से पहले कैसा था, तो ओरिजिनल ऑर्डर में था सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये चीज़ें थी। और आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया, तो आफ्टर अमेंडमेंट ये हो गया सोवरेन, सोशली सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि आफ्टर चेंज होने बाद, आफ्टर अमेंडमेंट, तो आफ्टर अमेंडमेंट ये ऑर्डर रहेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 83 का आंसर अभी क्या हो जाएगा फिलहाल, 83 का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द LIC केस 1995 आर करेक्ट। LIC मामले 1995 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द प्रेम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। अगला कहता है द कोर्ट रूल्ड दैट प्रेम्बल कैन नेवर बी अमेंड। न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, द केस सपोर्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन द केशव नंदा भारती केस। ये इस मामले में, केशव नंदा भारती मामले में स्थापत्य मूल संरचना सिद्धांत का समर्थन किया गया। प्रेम्बल वाज डिक्लेयर्ड इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट। प्रस्तावना को अदालत में लागू करने के योग्य घोषित किया गया। इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द प्रेम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। LIC मामले में इंटीग्रल पार्ट तो माना, लेकिन ये गलत कह रहा है। द कोर्ट रूल दैट प्रेम्बल कैन नेवर बी अमेंड, गलत कहा कि कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 को ध्यान में रखते हुए प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तीसरी बात है द केस सपोर्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच वाज एस्टेब्लिश इन द केशव नंदा भारती केस। और केस ने सपोर्ट किया केशव नंदा भारती केस में जो बेसिक डॉक्ट्राइन रखा गया था कि आप मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या कह रहा है, द प्रेम्बल वाज डिक्लेयर्ड इन्फोर्सेबल। नहीं, प्रेम्बल जो है ना तो इन्फोर्सेबल है ना ही जस्टिसेबल है, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। 3 कीवर्ड याद रखिए प्रेम्बल को लेकर। प्रेम्बल क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है ना। प्रेम्बल नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। और तीसरी चीज़ याद रखो, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। नॉट वाले मैंने 3 चीज़ बताई है, 3 चीज़ आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएगी, तो आप बिल्कुल इससे लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B 1 and 3। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, B 1 and 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाल्स आर नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना उसमें क्या वर्णित नहीं है। मैंने बोला ना, अगर आपको संविधान का प्रस्तावना याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप बस यूँ लगा ले जाओगे। तो जस्टिस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी थ्रू थाउट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अपने क्वेश्चन भी किया था इस पर। इक्वलिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो है ना फ्रेटर्निटी, रिलीजियनिज्म एंड रिलीजन, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा हुआ। फ्रेटर्निटी वर्ड तो यूज है, लेकिन ये रीजनलिज्म एंड रिलीजन ये वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 का डी। नॉट मेंशन पूछा ना, तो ये नहीं मेंशन है भैया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेंशन है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ ये तीनों चीज़ मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है। तो 85 का आंसर क्या है, डी आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 86 सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर मैं यहीं पे करवा देता हूँ। देखिए, व्हाट डज द प्रेम्बल डिक्लेयर अबाउट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ। प्रस्तावना संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में क्या घोषणा करती है, तो ये कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पावर ऑफ इंडिया, वी द पावर ऑफ पीपल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा, भारत के लोग। चलते हैं 87 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ठाकुर दास भार्गव व्यू ऑन प्रेम्बल। प्रस्तावना पर ठाकुर दास भार्गव के दृष्टिकोण के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही है। ठाकुर दास भार्गव जी ने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था उन्होंने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप याद कर लो बिल्कुल, संविधान की आत्मा किसने बोला था, ठाकुर दास भार्गव जी ने। संविधान की आत्मा किसने बोला, ठाकुर दास भार्गव जी ने। संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला, ठाकुर दास भार्गव जी ने। एक बार फिर रिपीट करना मेरे साथ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला, तो आंसर है ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठीक है। इससे ऊपर एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, ये कहा था KM मुंशी ने। किसने कहा था, KM मुंशी। आप इसे याद कर लोगे, यहाँ पे याद तो मैंने बता दिया किसने कहा था, KM मुंशी ने। और इसी पे आपका अगला सवाल आ जाता है, हु डिस्क्राइब द प्रेम्बल एज एन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक कुंडली किसने कहा, KM मुंशी ने। और आत्मा किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने। चलते हैं नेक्स्ट पे हमारा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। थिंकर का नाम दिया हुआ है, विचारक का नाम दिया हुआ है, और उन्होंने प्रस्तावना पे क्या विवरण दिया हुआ है। तो पहला जो है यहाँ पर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, आपको पता है किसने बोला, KM मुंशी ने बोला, ठीक है। इंट्रोडक्शन कार्ड कौन किसने बोला था, इंट्रोडक्शन कार्ड यहाँ पे, या फिर आइडेंटिटी कार्ड भी कहीं कहीं आपको एग्जाम में दिखा लिख जाएगा, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, ये N.A. पालके वाला ने बोला था, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द ड्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये कहा था AKN ने, अलादी कृष्णस्वामी AN ने। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप KM मुंशी में कहा, आपको पता है। और की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, अर्नेस्ट बेकर ने कहा था। ये जो है चाबी है, संविधान की चाबी है, ये बात किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बेकर ने कहा था। और आत्मा किसने कहा था, सोल, तो आपने भी पढ़ के आया है, ठाकुर दास भार्गव जी ने। किसने, ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था सोल, ठीक है। तो इसे आप याद कर लोगे, इंट्रोडक्शन या फिर आइडेंटिटी कार्ड N.A. पालके वाला, रिजल्ट ऑफ ड्रीम्स AK अय्यर,
पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के.एम. मुंशी, और की टू द कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बेकर। 89 का आंसर हो जाएगा सी, याद रखोगे आप लोग। चलते हैं 90 पे। 90 पे क्या कह रहा है देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट है प्रियम्बल के बारे में, आपको इसे कंसिडर करना है। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एक्ट एज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यह संविधान के परिचय के रूप में कार्य करता है। यह सरकार के लिए शक्ति और सीमाओं का स्रोत है। यह भारतीय राज्य की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह संविधान से अलग एक स्वतंत्र दस्तावेज है। देखिए यहाँ पे तो पहला बात, तो पहली 3 बातें तो बिल्कुल सही। इट एक्ट एज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बोली भी थी किसी ने थी, किसने बोली थी आप कमेंट करके बताओगे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ठीक है, आपको कमेंट करना है। इट इज सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट, ये क्या करती है, तो सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट भी लगाती है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये क्या करती है, इंडियन स्टेट के नेचर को डिफाइन करती है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है ना, तो ये सेपरेट नहीं है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवनंदा भारती केस, याद रखना होगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर गलत हो जाएगा, तो 4 ये गलत हो गया, बी आंसर है हमारा, ठीक है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है, 90 का बी। चलते हैं 91 पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रियम्बल इज लीगली इन्फोर्सेबल, प्रस्तावना कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, ये गलत है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट जस्टिसेबल भी है। प्रस्तावना गैर न्यायसंगत है, इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, यही बात तो मैं आपको बता रहा था। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे है, प्रस्तावना नागरिकों को मौलिक अधिकार देती है, प्रियम्बल गिव्स फंडामेंटल राइट, नहीं भैया, प्रियम्बल फंडामेंटल राइट नहीं देती है, ठीक है। प्रियम्बल कैन बी डायरेक्टली चैलेंज इन कोर्ट, जब नॉन जस्टिसेबल है तो कैसे चैलेंज करोगे आप, तो ये भी गलत हो गया। तो ये सब गलत है, यानी कि ए सी डी गलत है, आंसर क्या हमारा बी करेक्ट आंसर है, बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं 92 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेम एंड नेचर ऑफ द कंट्री एज पर आर्टिकल 1, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से यहाँ पे सवाल आ गया कि अनुच्छेद 1 के अनुसार देश के नाम और प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए फेडरल रिपब्लिक, इंडिया अर्थात भारत एक संघीय गणराज्य होगा, संघीय गणराज्य होगा, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो सही लग रहा है। द टर्म यूनियन वाज चूजन टू बी एम्फसाइज इंडस्ट्रिक्टेबल नेचर ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। भारत जो है क्या है, अविनाशी प्रकृति का है, ठीक है, और जोड़ देने के लिए एक संघ राज्य का चुना गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही 2 और 3 होना चाहिए, बी 92 का बी। देखते हैं यहाँ पे, देखिए 92 का आंसर क्या है, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो इंडिया डेट इज भारत सेल्फ फेडरल रिपब्लिक, ये बिल्कुल गलत है, फेडरल रिपब्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ये बिल्कुल, 2 और 3 बिल्कुल सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। चलते हैं 93 पे। व्हाट इज द इंडियन टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ, इंडियन टेरिटरी किस चीज़ का कंसिस्ट, तो इंडियन टेरिटरी में 28 स्टेट हैं, एड यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं, जो हमारा समुद्री भी बाउंड्री है, ये सब आ जाते हैं हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल राज्य नहीं होगा, केवल केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसके अलावा भी जितनी हमारी टेरिटरी है सब आ जाती है। कह रहा विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड टेरिटरीज, कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये भाग 1 है हमारा, ठीक है ना, भाग 1 आर्टिकल 1 में दिया हुआ, इंडिया डेट इज भारत। अब देखिए 95 में, इंडियन कंटेक्स्ट विच ऑफ टाइप फेडरेशन इज डिस्क्राइब्ड, इंडिया का जो यहाँ पे अच्छा सवाल है, यहाँ पे देखिएगा, इन इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इज डिस्क्राइब्ड, भारतीय संदर्भ में किस प्रकार के संघ का वर्णन किया गया है। तो इंडस्ट्रेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रेबल स्टेट, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, या फिर डिस्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, यानी कि विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। देखिए इंडिया जो है ये इंडस्ट्रेबल यूनियन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्य तो छोटे छोटे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे हैदराबाद तेलंगाना डिवाइड हो गया, ठीक है, बिहार झारखंड डिवाइड हुआ था, तो राज्य तो आपस में डिवाइड होते हैं, क्या कहते हैं, विनाशी राज्य। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि राज्य कैसे विनाश हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, लेकिन संघ डिवाइड नहीं हो सकता कभी, ये राज्य संघ को नहीं छोड़ सकते, तो क्या है, एक अविनाशी संघ है। आंसर क्या हो जाएगा 95 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रेबल स्टेट, कौन सा देश अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्य भी है और अविनाशी संघ है अमेरिका, याद रखिए। अब देखिए 97 में, व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इज फाउंड व्हेन वेरियस स्टेट यूनाइट थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब विभिन्न राज्य आपसी समझ के माध्यम से एकजुट होते हैं तो वो किस प्रकार का संघ बनाते हैं, तो वो फेडरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। जब विभिन्न राज्य जो हैं वो आपस समझ के माध्यम से एक से जुड़ जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, जिसको हम लोग संघ या फिर फेडरेशन ही कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। वहीं पे को फेडरेशन क्या होता है, परिसंघ। अभी परिसंघ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ए यूनियन वेयर वेरियस नेशन कैम टुगेदर, जहाँ पे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं। ये छोटा राज्य है, स्टेट 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 स्टेट, ये सब मिलकर क्या बना दिया, ये सब मिलकर एक बड़ा स्टेट बना दिया, तो ये यूनियन बना दिया। तो यहीं पे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल हो गया,
ठीक है। तो ए यूनियन वेयर वेरियस नेशन केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन, एक ऐसा संघ जहाँ विभिन्न राष्ट्र एक साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं, उसको हम लोग परिसंघ कहते हैं। 99 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है महासंघ का उदाहरण है, तो आंसर याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम भी जो है ये महासंघ का उदाहरण है, ठीक है ना। ये किसका उदाहरण है, महासंघ का, कॉन्फेडरेशन का उदाहरण है। कॉन्फेडरेशन को हम लोग परिसंघ भी कहते हैं, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इट इज पार्शियल यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये हमारा आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। तो यहाँ पे जाके हमारा पॉलिटी टेस्ट जो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया और मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है ताकि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट मटेरियल मिल सके। तो अगर आपको यहाँ पे हमारा क्या होता है, समय आ गया आपसे विदा लेने का, और ये था हमारा फाइनल पार्ट पॉलिटी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं कि आपको इससे अच्छा टेस्ट सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा, ठीक है ना। मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि आपके पास बेस्ट मटेरियल, और ये जो पूरी PDF है, मैं आज कंप्लीट PDF, जी हाँ, ये पूरी कंप्लीट PDF डालने वाला हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, तो आपको ये पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहे, सीखते रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।